हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी बायोफ्लॉग की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी, जहाँ भी होगी मस्त होगी। आई ऑल्सो बिलीव कि आप सारे लोगों का फार्मिंग भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा, और जो यहाँ पे अभी सीख रहे हैं और नेक्स्ट ईयर से फार्मिंग करने का सोच रहे हैं, आई बिलीव कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फिश फार्मिंग टेक्निक्स। तो आज मैं आया हूँ फिर से वीडियो लेके एक स्पेसिफिक डिजीज़ के ऊपर, जिसका नाम है सेप्रोलेग्नियोसिस। तो सेप्रोलेग्नियोसिस को डर्मेटोमाइकोसिस डिजीज़ भी कहते हैं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, और ये एक फंगल डिजीज़ का टाइप होता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। थैंक यू। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है, सेप्रोलेग्नियोसिस एक फंगल डिजीज होता है जो कि एक ऐसे टाइप ऑफ पैथोजन की वजह से होता है जिसका नाम होता है सेप्रोलेग्निया। तो सेप्रोलेग्निया एक ऐसी पैथोजन होती है, एक ग्रुप ऑफ फंगस होती है जो अगर आपके फिशेस को अटैक कर देती हैं तो आपकी मछलियों को सेप्रोलेग्नियोसिस डिजीज हो जाता है। ओके, अब ये डिजीज आपके फिशेस को कब लगती है ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखा ये गया है कि ये डिजीज आपके फिशेस जब आप ये डिजीज आपके फिशेस को तब लगती है जब आपके पानी में, चाहे वो तालाब हो चाहे बायोफ्लॉक हो, उसमें अगर ऑर्गेनिक लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या अगर बहुत सारी मरी हुई मछलियाँ या कुछ मरी हुई मछलियाँ अगर आपके पॉन्ड के ज़मीन पे या अगर आपके बायोफ्लॉक के टैंक के बॉटम में सड़ रही हैं, तो ये बेसिकली ये पैथोजन वहीं पे क्रिएट होती हैं, वहीं पे इनका जन्म होता है, और ये फाइनली आपके वीक फिशेस को लगती हैं। ये बिल्कुल एक ये बीमारी जब आपके फिशेस को लगता है तो बिल्कुल उनके हेड और फिन पे शुरुआती दिनों में आपको फंगस जैसे छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। ओके, तो वो सेप्रोलेग्नियोसिस होता है, और वो एक काइंड ऑफ फंगस होता है। एक डिजीज होता है कॉलमनरिस, जिसके बारे में मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा। वो डिजीज भी जब होता है, जिसको कॉटन वुल डिजीज भी कहते हैं, तो वह सेम काइंड ऑफ आपको सिम्टम्स सेप्रोलेग्नियोसिस जैसा ही सिम्टम आपको कॉलमनरिस में भी दिखता है, बट ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। क्योंकि जब कॉलमनरिस डिजीज में आपके फिशेस के बॉडी पे जब वो फंगस जैसे दिखते हैं, वो एक्चुअली फंगस होते नहीं है, लेकिन सेप्रोलेग्नियोसिस में एक्चुअली फंगस लग जाता है आपकी मछलियों के बॉडी पे। और जैसे ही आपके मछलियों के बॉडी पे फंगस लग जाता है, तो वो धीरे धीरे, अगर आप इनिशियली उसको समझ नहीं पाते हो, उनको ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट नहीं करते हो, और उनको जल्दी से आप उनका ख्याल नहीं रख पाते हो उन मछलियों का, तो वो धीरे धीरे उस जगह पे जहाँ पे वो फंगस लगती है, उसको धीरे धीरे वो घाव में तब्दील कर देती है। और जैसे ही घाव में तब्दील करती हैं, तो फिर आपके फिशेस को बैक्टीरियल डिजीज होने का 100% चांस हो जाता है। मोस्टली सेप्रोलेग्नियोसिस ये डिजीज जो देखा गया है, ये छोटे बच्चों में, फिश के छोटे बच्चों में देखा गया है, जो फ्राई साइज तक की होती हैं, और जुवेनाइल सीड्स जो होती हैं, इसमें सेप्रोलेग्नियोसिस ज़्यादा लगता है। ये फंगस बीमारी उनमें ज़्यादा लगता है बेसिकली। लेकिन आईएमसी जैसे इंडिया मेजर कार्प, या इनफैक्ट कार्प, अदर कार्प्स जैसे कॉमन कार्प्स में भी ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिला है। ये सेप्रोलेग्नियोसिस का अटैक उनको भी ज़्यादा देखने को मिला है। जैसा मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मतलब जो डिजीज्ड फिश होती हैं, जिनको सेप्रोलेग्नियोसिस लग जाती है, उनके बॉडी पे छोटे छोटे फंगस के धब्बे जैसे दिखते हैं। बेसिकली ये बैक्टीरियल डिजीज के बाद, और बैक्टीरियल डिजीज इसके होने के, लेकिन इस डिजीज के होने के बाद बैक्टीरियल डिजीज लगने का बहुत ही खतरा रहता है। और जब आपकी फिशेस को कोई बैक्टीरियल डिजीज लग जाती है, उसके बाद सेप्रोलेग्नियोसिस के लगने का भी ज़्यादा चांस होता है। वो ऐसा होता है कि लेट्स सपोज कि आपकी फिशेस को कोई बैक्टीरियल डिजीज हुआ, जैसे उनको कोई घाव हो गया, उनको कोई वुंड हो गया, और आपने दवाई चलाई,
दवाई चलाई और वो वुंड पूरे तरीके से नहीं भरा और आपने तब तक मेडिकेशन स्टॉप कर दिया है। मछलियों को आपने फिर से अपने पॉन्ड में या अपने बायोफ्लॉक टैंक में डाल दिया है और उसके बाद फिर से आपने नॉर्मली उसको छोड़ दिया है। तो उस केस में क्या होता है, उनके वुंड या उनके घाव पे ये फंगल डिजीज लगने का फिर से चांस ज़्यादा रहता है। तो जब आपकी मछलियों को बैक्टीरियल डिजीज होता है तो बहुत ही खासा ख्याल रखिए आप कि उनको फिर से ये फंगल डिजीज ना लगे। वाटर क्वालिटी बिल्कुल अच्छे से रखिए। आप जितने भी डेब्रिस मटेरियल हैं, जैसे नीचे में जो भी जमा है, अगर कोई मछलियां मरी हुई हैं या कोई बीमार मछलियां पड़ी हुई हैं ट्रीटमेंट के बाद भी, जिनका पूंछ सड़ा हुआ है या गला हुआ है या जिनके बॉडी पे ये वुल टाइप स्ट्रक्चर लगा हुआ है या घाव हुआ है, तो जब तक वो कंप्लीटली आपकी बैक्टीरियल डिजीज पूरे ढंग से चली नहीं जाती है तब तक उनका आप ट्रीटमेंट बंद मत करो और उन पे एक क्लोजर लुक रखो। विंटर के टाइम में तो आई मीन फंगल बहुत परेशान करती है। विंटर के टाइम में सारे फिश फार्मर्स अपने अपने मछलियों का खासा ध्यान रखिए, क्योंकि विंटर के टाइम में अगर आप मछली रखे हुए हो तो आपको ये फंगल सबसे ज़्यादा परेशान करती है। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब आपकी मछलियों को फंगल डिजीज ही लगा है, सेप्रोलेग्नियोसिस ही है, या जिसको आप डर्मेटोमाइकोसिस भी बोलते हैं, सेप्रोलेग्नियोसिस ही है, आप कैसे समझेंगे? पहले तो आपको मछलियों को देख के समझ में आना चाहिए कि ये फंगल है, बैक्टीरियल है या कौन सा डिजीज है। तो इनको सबसे पहले समझने का बहुत ही अच्छा तरीका है, पहला स्टेप है, आप जब मछलियों को निकाल के आप जब उन्हें देखोगे, क्लोजली देखोगे, तो इनिशियली बहुत ही छोटे छोटे मार्क्स रहेंगे उनके बॉडी पे, वो फंगस जैसे मार्क्स रहेंगे। आप उनको धीरे से अगर उनको हटा के देखोगे तो आप देखोगे कि वो जैसे फंगस नहीं होती है वैसा आपको देखने को मिलेगा। ओके, और आने वाले दिनों में मतलब वो ज़्यादा होते जाती है, लेकिन इनिशियली अगर आपको पहचानना है तो बहुत छोटे छोटे वो धब्बे जैसे होते हैं फंगस, उनके हेड पे होते हैं, उनके फिन्स पे होते हैं। पहला तरीका ये समझने का है। दूसरा तरीका, जो मछली जिन मछलियों को ये होता है वो एक्चुअली बहुत ही सुस्त हो जाती हैं, वो पानी के सतह के ऊपर बहुत ही धीरे धीरे तैरती हैं। आपको लगेगा कि वो मतलब वो घूमने के लिए निकली हैं, बट वो ऐसा नहीं होता है उनको। और आई मीन एबनॉर्मली वो स्विम नहीं करती हैं, वो स्विम करती हैं, धीरे धीरे स्विम करती है। आप उनको चाहो तो हाथ से भी पकड़ सकते हो, ऐसा हो जाता है अगर फंगल लगता है तो कुछ मछलियों में। आईएमसी में बेसिकली ज़्यादा देखने को मिला है, वो भी जुवेनाइल जब आपकी मछलियाँ रहती हैं तब तो आपको बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलेगा अगर फंगल होता है तो, ठीक है। और ऐसी मछलियाँ बहुत ही वीक हो जाती हैं, बहुत ही वीक हो जाती हैं, क्योंकि वो ये फंगस जो लगता है इनके मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल स्लो कर देता है, बहुत ही स्लो कर देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इनका बिल्कुल ही घट जाता है। और तीसरा ये होगा कि मछलियां, आपको लगेगा कि वो बार बार ऊपर आने का कोशिश कर रही हैं। जो मछलियां ऊपर तैर रही हैं उसके अलावा अगर कोई इन्फेक्टेड मछलियां हैं जो कि नीचे हैं तो वो ऑक्सीजन रिच जगह खोजने का कोशिश करती हैं। तो बेसिकली तालाबों में तो ऑक्सीजन रिच एरिया ऊपर ही होता है, तालाब का अगर बात करें तो, लेकिन बायोफ्लॉक में ये सही नहीं है। बायोफ्लॉक में एक्चुअली ऐसी मछलियां आपको हो सकता है नहीं दिखेगी। तो इसीलिए बायोफ्लॉक में हमेशा कहा जाता है कि आप पीरियोडिक मेंटेनेंस, मतलब पीरियोडिक आप एक चेकअप करते रहो अपने फिशेस के, क्योंकि बायोफ्लॉक में तो हम एयर ऑक्सी ट्यूब या जिस चीज़ का भी यूज़ करते हैं वो बिल्कुल सतह पे जाके यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन रिच हमारा एरिया, पूरे बायोफ्लॉक का जो पानी होता है वो नीचे से ऊपर तक ऑक्सीजन रिच एरिया होता है। तो उसमें बेसिकली आपको ये बायोफ्लॉक में आपको ये मछलियाँ बहुत कम चांस है कि ऊपर आके दिखेंगी, बट बायोफ्लॉक में भी ये दिखती हैं लेकिन बहुत कम तादाद में। तो इसीलिए पीरियोडिक मेंटेनेंस आप कीजिए। हर एक 10 दिन में आप कुछ मछलियों का सैंपल निकालिए, उनको चेक कीजिए, उनको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि उनके बॉडी पे कोई निशान तो नहीं है, उनके गिल्स कटे फटे तो नहीं है, बॉडी पे कोई घाव तो नहीं है, या लाइक उनके स्कल पे तो कोई निशान नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, राइट। तो तब जाके आपको पता चलेगा कि आपकी मछलियों को कोई बीमारी है या नहीं है, या अगर वो किसी भी तरीके से इन्फेक्ट होती हैं तो आप उसका फटाक से उपचार शुरू कर देते हो। तो आपका वो ज़्यादा फैटल नहीं होता है, आपका वो डिजीज फैटल नहीं होता है टैंक में, तो आप मोर्टेलिटी नहीं आती है। और जो भी इन्फेक्टेड फिश है, अब सबसे पहले अगर आपको मिल जाती है पीरियोडिक मेंटेनेंस में और आपको ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि वो फंगल है, तो सबसे पहले तो उन फिशेस को आप निकाल के किसी दूसरे टैंक में रख लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा है तो बड़े टैंक में रखिए, अगर कुछ फिशेज हैं तो आप उनको छोटे टैंक में रखिए, उसमें आप ट्रीटमेंट चालू करो। अब मछलियों को ये सेप्रोलेग्नियोसिस बीमारी ना लगे, इसके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या स्टेप है वो जानते हैं।
पहला, तो सबसे पहले तो अपने पानी के क्वालिटी को, वाटर क्वालिटी को आप मेंटेन रखें अच्छे से। दूसरा स्टेप ये होता है कि अगर कोई सड़ी गली मछलियाँ या बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक लोड आपके तालाब या बायोफ्लॉक पॉन्ड में है तो आप उसको ना बनने दें। ये एक दूसरा बहुत ही बचने का एक बहुत ही कारगर उपाय यही है सेप्रोलेग्नियोसिस में। तो आप जो पीरियोडिक मेंटेनेंस करते हो, जैसे 10 दिन पे आप लेट्स सपोज कि आपका तालाब है तो आप उसको 10 दिन पे क्या किए, लेकिन 10 से 15 दिन पे आप उसमें देखो, एक बारी चेक करवाओ कि अगर कोई मरी हुई मछलियाँ तो बॉटम में नहीं सड़ रही हैं। क्योंकि जहाँ पे मरी हुई मछलियाँ सड़ रही हैं या कोई डिकेइंग चीज़ नीचे में है या ऑर्गेनिक लोड बढ़ गया है जो कि नीचे सड़ रहा है, तो ये फंगल आने का बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है आपकी मछलियों में। फिर भी अगर आपकी मछलियों को सेप्रोलेग्नियोसिस लग जाती है या कोई फंगस लग जाता है, फंगल डिजीज़ हो जाता है, तो अगर आपकी मछलियाँ जुवेनाइल हैं, मतलब नहीं हैं, अगर आईएमसी का केस है तो आईएमसी अगर पालन कर रहे हो 100-150 ग्राम के आसपास है वो, तब तो आप उनका ट्रीटमेंट तुरंत से चालू कर सकते हो। या अगर ज़्यादा बड़ी मछलियाँ हैं और ज़्यादा अगर उनको उस पर अफेक्ट फंगल का ज़्यादा हो गया है तो उसको बचाना देखा गया है कि काफ़ी टफ होता है। और बेसिकली फंगल डिजीज़ सेप्रोलेग्नियोसिस जब ये लगता है तो जुवेनाइल अगर सीड्स है तब तो ठीक है, अदरवाइज मोर्टेलिटी बहुत ही ज़्यादा है ऑब्जर्व किया गया है इस केस में। तो इट्स गुड टू अंडरस्टैंड द डिजीजेस। आपकी मछलियों को पीरियोडिक चेक करना बहुत ज़रूरी है। 7 दिन 10 दिन पे एक बारी मछली निकाल के देखिए कि वो मछलियाँ मेरी अच्छी हैं कि नहीं है। मछलियों को कभी कभी वहाँ पे खड़े होकर अपने टैंक के पास ऑब्जर्व कीजिए, कहीं वो इधर उधर उल्टा पुल्टा स्विम तो नहीं कर रही हैं। या जब आप उसको खाना देते हो सुबह में तो ध्यान से देखो वो खाना खाने का उनका कैसा है, वो कितना फास्ट खा रही है या स्लो खा रही है, या पहले फास्ट खा रही थी अब स्लो खा रही है। आपको ऑब्जर्व करना होगा अपनी मछलियों को बीच बीच में, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा कि वो बीमार होने वाली है। ऑब्जर्वेशन ही आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि एक बारी मछलियों को बीमारी लगती है तो आप ये समझिए कि उनका ग्रोथ हैम्पर होता है। वो मछलियाँ जब तक बीमार रहेंगी तब तक वो खाना नहीं उठाएंगी, दवाई पे रहेंगी, मेडिकेशन उनका चलेगा, 5 से 7 दिन उनका बर्बाद हो जाता है, तब तक वो ठीक ठाक वेट लूज कर चुकी होती हैं। फिर से आप जब वो ठीक होती हैं, अगर आपका कुछ भी मोर्टेलिटी नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छा, लेकिन फिर भी 5-7 दिन तक अगर वो उनका खाना इधर उधर उतल फुतल होता है तो वो खाना नहीं खाती है, वेट लूज हो जाता है, तो फिर आपको उसको कवर करने में टाइम लग जाता है, राइट। तो इसीलिए पीरियोडिक मेंटेनेंस बहुत ही जरूरी है। मछलियों को खड़े होकर ऑब्जर्व कीजिए, कभी कभी अपने तालाब के पास जाके वैसे ही बैठिए, मछलियों को दाना खिलाइए, उनको देखिए कि कैसा है उनका रिएक्शन, कैसे वो बिहेव है कर रही हैं, उनका तैरने का कैसा तरीका है, राइट। तो यू विल हैव टू डू दिस बचने के लिए। यही सबसे आसान तरीका है और कारगर तरीका है। अब जानते हैं कि अगर मछलियों को फंगल डिजीज लग जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। भाई आप लोगों को अभी जो मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, राइट, ये जेनरिक ट्रीटमेंट नहीं है कि फंगल डिजीज लगी और हम ये मेडिसिन डाल दें। ये मेडिसिन यूज करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो आपकी मछलियों को अगर पहली बार आपका फार्मिंग हो रहा है और आपकी मछलियों को फंगल लगता है तो मैं जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ इसको आंख बंद करके आप यूज मत कर लीजिएगा। आसपास में आपके अगर कोई एक्सपर्ट होंगे, मछली पालन के बंधु होंगे, मैं हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ही अच्छे से पता होता है, उनसे पूछ के कोई भी केमिकल या कोई भी ड्रग का यूज़ करना चाहिए। ये मैंने पहले से ही स्टैट्यूटरी वार्निंग दे दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप जाके बस बता दो कि ये दवाइयाँ होती हैं, वो पूछने भी नहीं लगते हैं कि किस क्वांटिटी में कैसे देना है, बस वो चालू हो जाते हैं और एंड रिजल्ट बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो इसीलिए मैं जो भी यहाँ पे दवाई बता रहा हूँ ये मैंने खुद यूज़ किया हुआ था फंगल में अपनी मछलियों के, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इसका डोज मैं नहीं बताऊंगा अभी यहाँ पे। अगर आपको वो जानना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको मैं सब बता दूंगा। मेलासाइट ग्रीन करके एक एक डाई आता है, एक केमिकल आता है जो कि फंगल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बेसिकली इन केस ऑफ आईएमसी में फंगल के लिए वरदान है मेलासाइट ग्रीन, राइट। ये पहला हो गया जो मैंने यूज़ किया हुआ है। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो। दूसरा होता है मिथाइलिन ब्लू।
मिथाइलिन ब्लू का शॉर्ट बाथ या लॉन्ग बाथ ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपकी मछलियों को किस लेवल तक आपका फंगल पहुंच गया है मछलियों को, तो उस हिसाब से मेथिलिन ब्लू का भी यूज करते हैं। मेथिलिन ब्लू भी आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप आईएमसी कर रहे हो, अगर आप आईएमसी का फार्मिंग कर रहे हो, तो ये मेलासाइट ग्रीन, मेथिलिन ब्लू ये आप हमेशा अपने पास हैंडी रखो, क्योंकि बीमारी पूछ के नहीं आती है, और जब तक आप ऑर्डर करोगे, जब तक आपका ये केमिकल्स आएगा, ड्रग आएगा, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। और तीसरा होता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन का भी यूज काफी लोग फिशरी में करते हैं। शॉर्ट बाथ में बेसिकली इसका यूज किया जाता है। शॉर्ट बाथ ट्रीटमेंट से में इसका मछलियों को डिप मेथड से इसको बाथ देते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि किस लेवल का किस लेवल का इनको हुआ है इन्फेक्शन, फंगल किस हद तक गया है, उस हिसाब से इनका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। तो फॉर्मेलिन भी एक बहुत ही अच्छा केमिकल है, वो भी आपके पास हैंडी रहना चाहिए। तो यही था आज फंगल डिजीज सेप्रोलेग्नियोसिस के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अब आप एटलीस्ट सेप्रोलेग्नियोसिस जब आपकी फिशेस को लगती है तो आप समझ पाओगे कि ये क्यों लगी है और कैसे लगी है। और आपको प्रिवेंशन के बारे में भी बता दिया गया है, क्लिनिकल साइंस के बारे में भी बता दिया गया है। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन इस डिजीज रिलेटेड लगता है तो आप पीछे जाके मेरे वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए डिजीज के बारे में जानेंगे वहां पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।